अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा शनाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की सबसे बड़ी तशवीशनाक खबर है सैयद हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत, जो बानियाने हिज़्बुल्लाह में से एक हैं। इसराइल के अटैक्स एक हफ़्ते से बहुत शदीद हो गए थे और अब की बार लेबनान को निशाना बनाया जा रहा था। आप सब ने वो ख़बर सुनी जब वॉकी टॉकीज़ के ज़रिए भी धमाके किए गए जिसमें सिविलियंस शहादतें हुई। हमने देखा ईरान भी अटैक्स के बाद उस तरह से रिटेलिएट नहीं कर सका और लेबनान की तरफ से भी ज़रा हिज़्बुल्लाह भी उस तरह से हमें ताकतवर दिखाई नहीं दी जिस तरह से इसराइल ने आगे बढ़कर हमले किए। अब हिज़्बुल्लाह के जो सीनियर रहनुमा है नईम कासिम, उन्हें अबूरी सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह साहब के जो कज़न हैं हाशिम सफ़ीउद्दीन, वो भी टारगेट बनाने की कोशिश की गई लेकिन वो महफूज रहे हैं इस हमले में, वो सरबराह हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनेई हैं वो ये मैसेज भिजवा रहे हैं कि तमाम इलाकाई मज़ाहमती क़ुव्वतें हिज़्बुल्लाह के साथ खड़ी होंगी। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस्राएली आर्मी चीफ़ का ये कहना है कि ये हमारा आखिरी हमला नहीं है, हमारे पास और भी बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं जो एक के बाद एक सामने आएंगे और हम टारगेट करेंगे। ईरान की खामोशी ने या ईरान, आपने ये तबसरा किया था कि ईरान अभी रिस्पांस नहीं देगा जब ईरान में इस्माइल हनिया साहब को निशाना बनाया गया। क्या ईरान की जानिब से रिटेलिएशन में ताख़ीर ने हल्लाशेरी दी इसराइल को, और अब आपके ख़्याल में क्या ये ईरान को ट्रैप करने का कोई मंसूबा है? इस तरह से टारगेट करना हिज़्बुल्लाह के सरबराह को कितना बड़ा नुकसान समझते हैं आप इसको? जी बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। ईरान को इन्वॉल्व करने में इन बिगर वॉर, वो तो इसराइल का ऑब्जेक्टिव काफ़ी अरसे से है कि किसी तरीके के साथ ईरान को उस लेवल पे प्रोवोकेशन की जाए कि वो एक्सक्यूज़ मिल जाए इसराइल को कि उसको अटैक करे, और स्पेशली न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, जो कि अमेरिका का भी ऑब्जेक्टिव है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को नॉकआउट किया जाए। तो मगर ईरान इतना प्रोवोक नहीं हुआ जी। और ये आपका तज़िया भी है, ये सही कह रही हैं आप कि लोग यही कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ईरान प्रोवोक हो के और कोई एक्सटेंड करे रेजिस्टेंस, फिर इजराइल अटैक करे ईरान को। अब इजराइल की तरफ से 2-3 पैगाम दिए गए हैं। एक का जिक्र अभी आपने किया कि वो कहते हैं कि हम और भी अटैक्स करेंगे जी। दूसरी ये कि जो यूनाइटेड नेशंस में नेतन्याहू साहब ने कहा है कि हमारे पास ऐसे हथियार भी हैं कि हम हर कोने में पहुंच सकते हैं, ईरान की हर जगह पहुंच सकते हैं। और तीसरी बात ये जो नसरुल्लाह को असैसिनेट किया है जी, इसके साथ ये वाज़ेह हो गया कि वो जो सारी टैक्टिक्स थे हिज़्बुल्लाह के कि अंडरग्राउंड बंकर्स जी, उनको उन्होंने बंकर ब्रेकिंग बॉम्ब्स के साथ तोड़ दिया जी। बंकर बस्टर, बंकर बस्टर्स ये अमेरिका के पास है जी। ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है ईरान की तरफ से, ये अमेरिका ने सप्लाई किए हैं उनको। हाँ, लेकिन ईरानी सदर कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। नहीं, जाहिर है वो क्या कहे, हमें पता है तो फिर चुप कर जाए उसके बाद। वो तो इस वक्त बड़े मुश्किलात का सामना है जो बाइडन कि एक तरफ जो बाइडन कहता है कि जी हमने एंथनी ब्लिंकन जो कि उनका सेक्रेटरी है उसने 11 चक्कर लगाए हैं मिडल ईस्ट के जी, इसी कोशिश में कि किसी तरीके के साथ कोई सीज़ फायर हो और जंग ख़त्म हो। एक तरफ तो ये वो दिखाना चाहते हैं जी। दूसरी तरफ जो फंडिंग हो रही है इसराइल की, कांग्रेस सपोर्ट जो मिल रही है अमेरिकन कांग्रेस से और अमेरिकन की जो अंदर जो इसराइल की जो लॉबी है उनकी तरफ से जो पैसे मिल रहे हैं और हिमायत मिल रही है, वो एक अलग बात है। तो इसलिए नेतन्याहू को तो कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है, ही हैज़ द फुल सपोर्ट, जो इफ़ेक्टिव सपोर्ट। अब और जब भी कोई इशू बनता है तो अमेरिकन जो है वो वीटो इस्तेमाल करके रेजोल्यूशंस को ख़त्म कर देते हैं जी। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि इसराइल की ये बड़ी सोची समझी ये स्ट्रैटेजी है कि हिज़्बुल्लाह को न्यूट्रलाइज किया जाए। अच्छा। अब मैं आपको बताऊं क्यों। देखिए, हिज़्बुल्लाह 1982 से पहले तो उसकी वो मौजूद ही नहीं था। 1982 में इसराइल ने लेबनान को इन्वेड किया जी, और इन्वेड करके बम्बार्डमेंट की बेरूत की और सदर्न बेरूत को ऑक्यूपाई कर लिया। और उसके बाद उस वक़्त जो क्रिश्चियन फलांश थे वो भी इसराइल के साथ मिल गए और काफ़ी तबाही हुई वहाँ। उसके बाद
1984 में हिजबुल्लाह की पैदा हुआ। सारे मुख्तलिफ ग्रुप्स इकट्ठे होकर तो उन्होंने हिजबुल्लाह बनाया और आहिस्ता आहिस्ता हिजबुल्लाह ईरान की मदद से बहुत स्ट्रॉन्ग होता गया। ये ईरान की एक स्ट्रेटजी भी थी कि मुख्तलिफ रेजिस्टेंस ग्रुप्स जो है उनको इकट्ठा एक अंडर वन अम्ब्रेला किया जाए। अच्छा। वो बेरूत में तो कामयाब हो गए, मगर वो इराक और सीरिया में इतने कामयाब नहीं हुए, वहाँ छोटे छोटे ग्रुप्स रह गए। अच्छा। मगर उन्होंने उनको सबको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ऑल दीज ग्रुप्स आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम ईरान। ईरान की भी यही स्ट्रेटजी थी कि एक जगह पे फोकस नहीं होना चाहिए, गिराव होना चाहिए। तो लेबनान ज़रूरी है कि लेबनान के अंदर भी रेजिस्टेंस हो। अच्छा। फिर जो मेन जो लड़ाई हुई हमास की हिजबुल्लाह की और इजराइल की, वो 2006 में हुई। बहुत बड़ी जंग छिड़ गई और हिजबुल्लाह ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया इजराइल को। अब सूरत हाल ये है कि वो तो ख़त्म हो गई बात, मगर इजराइल के जहन में ये है बात कि हमने गज़ा तो साफ़ कर दिया, हमास को भी हमने आधा कर दिया ये, मगर ईरान और हिजबुल्लाह जो है वो वैसे ही सॉलिड है अभी भी। वी नीड टू वीकन ईरान, और ईरान को वीकन डायरेक्ट भी हम नहीं कर सकते डायरेक्टली, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग कंट्री एंड इन्वेडिंग ईरान इज़ अ बिग प्रॉब्लम। मगर हिजबुल्लाह को हम आधा अगर कर दें और उनको डिस्ट्रॉय कर दें, अच्छा। तो देन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं इन द मिडल ईस्ट। ईरान कम्प्लीटली आइसोलेट हो जाता है, क्योंकि हमास के ऊपर तो सख्त किस्म की अटैक आ गई है और कुछ अरसे के लिए अगर ये अटैक कंटिन्यू की तो गाज़ा जो है उसको तो ऑक्यूपाई कर लेंगे 100%। अब इसने 50,000 के करीब लोग मार दिए, तो इसका ये मतलब है कि इट्स रूथलेस ऑल एंड्स। किसी स्टेज पे भी वो कोई सीज फायर नहीं करते, कोई बात नहीं मानने के लिए तैयार। एथनिक क्लेंजिंग कर रहे हैं फुल गाज़ा को, वो वेस्ट बैंक को, गाज़ा को क्लीन आउट करके उसको भी अब कॉलोनाइज करना चाह रहे हैं और इसराइल के बॉर्डर्स को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। अब अगला बॉर्डर जो है नॉर्दर्न वो जाके सदर्न लेबनान को मिलता है जी। तो वहाँ भी मेरा ख्याल है ये चाहेंगे कि अंदर घुस के तो एक एरिया जो है लेबनान का वो भी ऑक्यूपाई कर लें एज अ बफर जोन, बिकॉज वो जो बॉर्डर एरियाज है वहीं से तो ये रॉकेट्स आते हैं और हिजबुल्लाह के पास कोई 1.5 लाख के करीब रॉकेट्स का इस वक्त ज़ख़ीरा मौजूद है जी। तो और वो ईरान से आते हैं सारे। तो अब मेरा ख्याल है इन्होंने ये फैसला किया है कि ये अच्छा मौका है और काफ़ी देर से इसकी प्लानिंग हो रही है। देखिए ये नहीं कि जी अभी इन्होंने ये प्लान किया है, ये जब प्लानिंग हुई होगी ना इसकी, तो पहले उन्होंने यही फैसला किया कि गाज़ा को साफ़ करना है और हमास को ख़त्म करना है। अगली स्टेज उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह को करना है जी। अब हिजबुल्लाह भी जब से ये हमास के ऊपर अटैक आया है तो हिजबुल्लाह की वो भी रॉकेट्स हर रोज़ कुछ ना कुछ फेंक रहे हैं जी। ऐसे ही है ना? जी ऐसे ही। अच्छा, मगर वो पूरी फुल फ्लैश नहीं आ रहे, तो उन्हें पता है कि अगर फुल फ्लैश गए तो इजराइल इन्वेड कर लेगा, मगर उन्होंने भी अपना सॉलिडारिटी में कुछ ना कुछ तो करना है और ईरान की तरफ से भी है कि करें हम जी, क्योंकि ईरान इज़ टू फार अवे, उनकी तो दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू इट। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये ईरान का एक और पिलर है क्लोज टू अस, इसको तो ख़त्म किया जाए। ठीक। तो अब वो पहुंच गए हैं वहाँ, अब वो ये कह रहे हैं कि हम हर कोने तक जा सकते हैं और उन्होंने अटैक किया है हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस। अब आपके सवाल का जवाब वो ये है कि उन्हें पता है कि हिजबुल्लाह तो अब कुछ नहीं खास कर सकता, रॉकेट शॉकेट्स मारेंगे भी, वो फेंकेंगे भी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज पहले भी उन्होंने सैकड़ों रॉकेट्स फायर किए, लेकिन उनका डिफेंस सिस्टम जो है, उन्होंने जो डोम बनाया हुआ है 3 आयरन डोम, 3 लेवल्स हैं उसके, एक ऊपर है वहाँ बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ नॉकआउट, डेविड स्लिंग भी है, और तो इसलिए वो 3 लेवल्स हैं और उसको ईरान की मिसाइल्स, लॉन्ग टर्म मिसाइल्स कैन पेनिट्रेटेड, बट बाकी जो छोटे रॉकेट शॉकेट्स हैं उनको फारग कर देते हैं। अच्छा। तो अब आई थिंक दे आर प्लेइंग के ईरान इन्वॉल्व हो, ईरान हमें अटैक करे इन अ बिग वे, ताकि हम ईरान को पकड़े। और उन्हें पता है कि जब वो ईरान के पीछे जाएंगे तो फिर अमेरिका जो है 100% उनके साथ होगा और ये सीज़ फायर और ये सारी बातें ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बयान आया है फ्रॉम सऊदी अरेबिया, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर इस रीजन में अब सीरिया नहीं रहा, जितना बड़ा सऊदी अरेबिया है जी। सऊदी अरेबिया की तरफ से जो बयान आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि हम किसी सूरत में इसराइल को नहीं रिकग्नाइज करेंगे, अच्छा, जब तक ये फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता। पहले वो तैयार हो गए थे, अब कहते हैं कि नहीं, कि जैसे वो पहले तैयार हो गया था रिकग्नाइज करने के लिए अंडर सर्टेन कंडीशंस,
फिर आगे और उनको ईरान का तो प्रॉब्लम है ना सऊदीज को, यूएई वालों को भी है। तो दे आर कॉट बिटवीन देयर सेक्टेरियनिज्म एंड लीडरशिप ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड issues, internal issues to Islam, to the world of Islam, or as compared to the issues with the Western world. Saudi Arabia, UAE, but tied hai, they're tied into the Western network, whether it is economy or society. अब देखिए ना सऊदी अरेबिया में भी जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, वेस्टर्नाइज कर रहे हैं ना जी, मॉडर्नाइज की जगह पे वेस्टर्नाइज हो रहा है। बीचेस बनेंगी, ये होगा, वो होगा, टूरिज्म होगी। तो टूरिज्म तुम्हारी मेरी तो नहीं होगी ना, टूरिज्म तो अमेरिकन टूरिस्ट की होगी, वेस्टर्न टूरिस्ट की होगी। वहाँ गैम्बलिंग कैसीनोज बनेंगे, वहाँ बीचेस बनेंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दे आर टाइड टू दैट। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब रह गया सिर्फ ईरान। अगर वो हिजबुल्लाह को डेसिमेट कर देते हैं या डिग्रेड कर देते हैं, डेसिमेट तो बड़ा मुश्किल है अवामी तंजीमों को, मगर डिग्रेड करना, तो देन उनकी ये मेरा ख्याल ख्वाहिश है कि ईरान प्रोवोक हो जाए। अच्छा, अब आप देखिए ईरान के ऊपर कितना मसला है। एक तो वो चाहते हैं कि ईरान अगर प्रोवोक होता है तो फिर इजराइल अटैक करता है तो वो ईरान को डिफीट तो होगी एट द टैक्टिकल लेवल जी, जिसके साथ शायद ईरान के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो जाए या अंदरों से इनकलाबी काउंटर रेवोल्यूशन या काउंटर द इस्लामिक रेजीम, क्योंकि सारा वक्त वो तो उकसाते रहते हैं ना वहाँ। हाँ, लावा पकता है। हाँ, लावा ये अमेरिकन पकाते रहते हैं। तो वो शायद इंतजार ये है कि रेजीम चेंज हो जाए, और वो जो काफ़ी अरसे से ट्राई कर रहे हैं कि जी किसी तरीके के साथ ये इस्लामिक रेजीम ख़त्म हो यहाँ। तो वो हो सकता है कि वॉर कैन प्रेसिपिटेट दैट। मतलब ये है कि वो एक ट्रिगर बन सकता है। वॉर होता है ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि जो हारता है ना वहाँ फिर तब्दीली आ जाती है, वो किसी न किसी किस्म की रेजीम चेंज हो जाती है। अच्छा। जहाँ जो मुल्क में, जिस मुल्क में भी आप कोई जंग हारते हैं ना, तो आपकी फ़ौज और आपकी जो रेजीम होती है वो पीछे हट जाती है और फिर एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये रेजीम चेंज ईरान में इज़ अ परफेक्ट फार्मूला, क्योंकि वैसे भी कोई थोड़ी बहुत डिसएंचांटमेंट है वहाँ, कुछ लोग खुश नहीं हैं जिस किस्म के हालात हैं वहाँ, बड़ी तंगी है, बड़ी इन्फ्लेशन है एंड सो ऑन, बिकॉज सैंक्शंस लगे हुए हैं सारे और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ये जो नए साहब जो प्रेसिडेंट बने हैं ईरान के, उनकी तो यही कोशिश थी कि वेस्ट के साथ फिर बातचीत शुरू की जाए और तसल्ली दी जाए कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हम नहीं कर रहे एंड सो ऑन, कोई कॉम्प्रोमाइज़ की जाए। मगर अब देखिए ना कि उनके भी हाथ पाँव कट गए बाय ऑल दिस, वो भी कमज़ोर हो गए। अब वो उनका जो बात है वहाँ सुनने के लिए हार्ड लाइनर्स तैयार नहीं होंगे। तो वो जो कोशिश करने वाले थे कि किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, उनको भी फारग कर दिया बाय दिस इजरायली इनकर्जन। तो माय सेंस इज़ के ईरान इज़ इन वेरी सीरियस ट्रबल। इजराइल इज़ नॉट इन ट्रबल, अमेरिका इज़ नॉट इन ट्रबल, ईरान इज़ इन ट्रबल। ईरान इसलिए इन ट्रबल में है कि अगर वो कुछ रेजिस्ट करते हैं, कुछ प्रोवोक और करते हैं, लड़ते हैं, मिसाइल्स मारना शुरू कर देते हैं, तो दैट विल गिव इजराइल द एक्सक्यूज टू डू व्हाट दे वांट टू डू। एक, और अगर नहीं करते तो मुल्क के अंदर बेचैनी होगी कि यार वी आर बीइंग इंसल्टेड, वी आर बीइंग डिसऑनर्ड, हम क्या, हमें क्या हो गया। वो फिर अंदर से बलबला शुरू हो जाता है ना कि यार ये क्या हमारी लीडरशिप लड़ती नहीं है, ये नहीं करती। बुज़दिली के ताने मिलते हैं, पहले भी मिल रहे थे जब रिस्पांस नहीं दिया। तो इसलिए द ईरानियन अयतुल्ला रेजीम जो है इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और वो महफूज मकाम पे क्यों मुंतकिल हो गए, इससे क्या जाहिर होता है? जाहिर है उनको यही फिक्र है कि कल को हमारे ऊपर ना अटैक आ जाए, इसी किस्म की कोई हमें ना टारगेट कर लिया जाए, एक और हमारे किसी कमांडर को, जैसे पहले उन्होंने किया जी, इस्माइल हनिया को तो उधर ही ईरान में किया गया था जब वो मदऊ किए गए थे एक इवेंट में। बिल्कुल। तो अगर यहाँ तक ये हो सकता तो शायद वहाँ भी प्लान हो किसी और बड़े को असैसिनेट करने का। प्रोवोकेशन है ना, उसको जो असैसिनेट किया था प्रोवोकेशन थी ना, करो, करके दिखाओ आप क्या कर सकते हो, हम यहाँ तक आ गए। उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, छोटा मोटा इशारा करके फिर फारग हो गए, ऐसे था ना। और उसके बाद बयान भी आया कि हम समझते हैं कि हमें ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, हम इस ट्रैप में नहीं गिरेंगे। मगर यार वो प्रोवोकेशन इतनी खतरनाक है कि ट्रैप तो वो तो फिर गिरना पड़ेगा उसके अंदर, नहीं तो वैसे ही तब्दीली आ जाएगी। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि इजराइलीज बहुत बोल्ड किस्म की मूव्स कर रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि ईरान के अंदर गवर्नमेंट को गिराया जाए। अच्छा। और फॉर वंस एंड फॉर ऑल कॉलोनाइज कर लिया जाए ये सारा जो मसला है फ़लस्तीन का। अच्छा। मार के सबको, और कम से कम अगले 10-20 साल के लिए। इसके साथ साथ एक और गेम भी चल रही है। क्या?
वो ये चल रही है कि नेतान्याहू के इलेक्शंस जो हैं वो इलेक्शन करवा नहीं रहा, और वहाँ ऑपोजिशन जो है वो कह रही है इलेक्शन कराओ। ये हमेशा पोस्टपोन कर रहे हैं ऑन द प्रिटेक्स्ट कि हम तो एट वॉर है, हम तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए जंगी हालात हैं। तो वहाँ भी अंदर भी डाइवर्जेंसेस और डिफरेंसेस शुरू हो गए। अच्छा, ऐसे नहीं है कि इट्स अ फ्री, मगर उसने फौज उसके साथ है, डिफेंस मिनिस्टर उसके साथ है, और वो सारों ने फैसला किया हुआ कि हमने ये करना है जी। और इस हमने अपनी गवर्नमेंट को रखना है। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सक्यूज फॉर नेतन्याहू कि जी मैं आई कांट लीव राइट नाउ, आई कांट कॉल एन न्यू इलेक्शन, क्योंकि अगर उसने इलेक्शन कॉल की वो हार जाएगा, उसको पता है इस बात का। तो मैं समझता हूँ इंटरनल इजरायली पॉलिटिक्स विद द एक्सटर्नल जिस तरीके से साथ वो कर रहे हैं, और अमेरिका जो है अनफॉर्चुनेटली इज नॉट अपोजिंग इट। अगर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा तो अपोज नहीं कर रहा। हाँ, और इसे हल्लाशेरी मिल रही है इसराइल को। इसराइली जनरल्स के भी स्टेटमेंट्स छपी हुई हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब हम ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी कर रहे हैं, यानी वो आगे पेशकदमी करेंगे इस जंग को लेकर। अब ईरान क्या कर सकता है? क्या ऑप्शंस हैं ईरान के पास? दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो काउंटर करे, डायरेक्ट अटैक करे इसराइल के ऊपर, या ये है कि चुप करके बैठ जाए। अच्छा, अब एक तीसरा ऑप्शन सोचा जा रहा है, बिकॉज वो दोनों नहीं करना चाहते। चुप करेंगे तो वैसे ही प्रॉब्लम है, वो चुप करके तो अभी तक ये मौका आ गया, वो और बढ़ते जा रहे हैं, वो आपको प्रोवोक कर रहे हैं जी। तो अब एक थर्ड ऑप्शन ये आ रही है कि ईरान अपनी फौज शायद लेबनान में भेज दे। ईरान में सेंड ट्रूप्स टू सपोर्ट हिजबुल्लाह अच्छा इन लेबनान। अच्छा, ये चीज़ भी सोची जा रही है। इससे क्या? इससे ये कि एक तो हमास को काफ़ी मॉरल सपोर्ट मिलेगा, अच्छा, और अगर इजराइल सोच रहा है सदर्न लेबनान को इन्वेड करने का और वहाँ एक्चुअली कन्वेंशनल वॉर भी हो सकती है। अच्छा। ईरानियन फोर्सेस कैन फाइट। ओके। और फिर जब अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो ईरानियन सपोर्ट ग्रुप्स जो हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, ये सीरिया में और इराक में, दे कैन बी कॉल्ड ऑल्सो। तो ये ईरान अपने से फोकस हटाने के लिए कैन शिफ्ट द फोकस टू लेबनान। तो इसका ये मतलब है लेबनान इज नॉट ड्यू फॉर अनदर वेरी डिस्ट्रक्टिव फेज इन इट्स हिस्ट्री, क्योंकि ईरान डायरेक्टली आ नहीं सकता है, इजराइल इज टू फार, तो वो दे मूव टू द थिएटर ऑफ वॉर में मूव टू लेबनान। अच्छा, तो उसी तरफ यमनी अफवाज के हवाले से भी ये इतलात आ रही हैं कि उन्होंने रेड सी में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स को अटैक किया है, और इराक से भी कुछ अटैक्स किए गए हैं। आपको लगता है कि ये छोटी मोटी जंग में बदलेगा खित्ते में, या फुल फ्लेज वॉर हो सकती है? नहीं, ये देखिए इस वक्त फुल फ्लेज नहीं है ना, बिकॉज दे आर जस्ट टारगेटिंग। दूसरी तरफ से कुछ नहीं हो रहा जी, तो फुल फ्लेज वॉर तो नहीं है, लेकिन बट इट कैन बिकम अ फुल फ्लेज वॉर इन द थिएटर ऑफ लेबनान। अगर ईरान जो है डिसाइड्स के मैंने इधर से करना है, मैंने डायरेक्ट नहीं कन्फ्रंट करना होगा, तो आई थिंक दैट इज़ वे वी आर। दुनिया जो है इस वक्त, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो लड़ने के लिए, इसराइल के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। अवाम वेस्टर्न वर्ल्ड की जो है वो नहीं चाहती कि ये जंग कंटिन्यू करे। वो ख्वाब बहुत खिलाफ हैं नेतन्याहू के, मगर जो हुकूमतें हैं उनके जो इंटरेस्ट्स हैं वो दे आर नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होते हैं। एंड मेरा ख्याल है कि unfortunately this thing is going to continue and it may get even more dangerous in the next week or 2 weeks. Next week or 2. लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ये कहना कि इसमें अमरीकी हथियार इस्तेमाल हुए हैं, स्पेशली जिसका आपने हवाला दिया, अमरीकी मफादात ख़तरे में पड़ सकते हैं इसराइल की इस तरह की पेशकदमी के बाद? देखिए, अमरीका 2 महीने के लिए बिल्कुल अब ज़ीरो होने जा रहा है पॉलिसी वाइज। इलेक्शन नवंबर जी, तो उसके बाद ट्रांजिशन, सारा फोकस इंटरनल होगा। एक्सटर्नल इनिशिएटिव्स अमेरिका की तरफ से आने बंद हो जाएंगे। अच्छा। और नेतन्याहू को पता है इस बात का कि अब अमेरिकन प्रेसिडेंसी जो है ना वो, व्हाट्स द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, लेम डक होगी प्रेसिडेंट। अच्छा। अब कोई बड़े फैसले नहीं कर सकता बाइडन। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर इजराइल, बैक्ड बाय इजरायली फाइनेंशियल clout in America, अच्छा। the Israeli lobby there, और उसके साथ it is a great time for Israel अच्छा। to deepen the attack, और जो अपने मकसद है अगले 1-2 महीने में वो पूरे कर ले। That's the planning. ठीक, तो अगर अमरीकी अहदाफ टारगेट किए जाते हैं खित्ते में, you don't think so? No. अच्छा। well, that is asking for trouble. आप इस वक्त अमेरिका पीछे हटा हुआ है, आपने अमेरिकन टारगेट्स अटैक करने शुरू कर दिए, अमेरिका भी आ जाएगा फिर वॉर में, जंग में।
तो ये गुस्सा तो है कि अमेरिका इसके पीछे है, जी। कर कुछ नहीं रहा, इसीलिए वो कहते हैं कि जी हम तो कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे। मगर आई थिंक इट वुड बी फुलिश टू स्टार्ट अटैकिंग अमेरिकन टारगेट्स, दे नीड टू अटैक इजरायली टारगेट्स। प्रॉब्लम ये है कि इफ द टारगेट इज डिस्ट्रॉयड, सक्सेस होती है, तो दैट विल प्रोवोक इजराइल इवन मोर। और ईरान के साथ खड़ा होने के लिए और ना सऊदी अरेबिया तैयार है, ना कोई और अरब मुल्क, ना कोई और तैयार नहीं है। आगे ईरान इज सफरिंग बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, और अंदर बड़ी बेचैनी है मुल्क के अंदर, और रजीम जो है वो काफ़ी थ्रेटन्ड है। सो आई थिंक ईरान इज फेसिंग इट्स मोस्ट डिफिकल्ट टाइम एवर, दिस गवर्नमेंट और द इरानियन गवर्नमेंट। आपको लगता है कि इसराइल की पेशकदमी फिर ईरान तक ही महदूद रहेगी, लेबनान ईरान तक, या फैल सकती है ग्रेटर मिडल ईस्ट, दीगर अरब ममालिक जो खामोश हैं? नहीं, वो नहीं आएंगे। वो इस वक्त इराक तो अमरीकनों के बेसिकली, एंड सीरिया जो इज टू वीक नाउ एंड कांट डू एनीथिंग। ठीक, चलें। सीरिया ने एक दफा पंगा लिया था ना, तो अभी तक भुगत रहे हैं। हाँ, भुगत रहे हैं, और खित्ते में ये सिचुएशन है। बहरहाल अभी चिंगारियां सुलग रही हैं और ये कर रही हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के लीडर की शहादत जो है वो अब जंग को एक नामालूम दायरे में रह गई है, और उस दायरे में क्या क्या हो सकता है हमने अभी जाना। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब आते हैं अपने मुल्की मामलात की तरफ वापस, जिसमें है हलचल इमरान खान साहब के ऐलानात की वजह से, उनके बयानात की वजह से। जितना मसाला मीडिया में बिकता है वो सब उनके बयानात की वजह से होता है। जितनी एंटरटेनमेंट मिलती है, इंटरेस्ट पैदा होता है। वो यूं कि लाहौर का जलसा हुआ, उससे पहले 8 सितंबर को अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद में जलसा करते हुए 15 दिन में कहा था कि वो अपने लीडर को छुड़वा लेंगे। अब 20 दिन हो गए आज, लेकिन ऐसे में आज उन्होंने पिंडी एहतजाज की कॉल दी हुई थी। लाहौर में जलसे के बाद मियाँ वाली का नाम लिया गया, और मियाँ वाली के बाद कहा गया कि पिंडी में करेंगे जलसा, लेकिन पिंडी में फिर उसे एहतजाज में बदल दिया गया। अब उसमें यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब भी हमें लीड करते दिखाई दिए। बैरिस्टर गौहर तो अरेस्ट हुए, फिर रिहा कर दिए गए। हमने दीगर रहनुमाओं के लीडर्स के कोई ऐसे पुरजोश खिताब नहीं देखे। सोशल मीडिया के थ्रू ही हमें सब पता चला कि कौन कहाँ पहुंचा। वो भी आधा पता चला, आधा नहीं पता चला। हाँ, सोशल मीडिया तो बंद है ना, इन थियरी। जी, वो कुछ फायरवॉल है और भी बहुत से फिल्टर्स हैं, लेकिन वो जो ग्रुप्स में चलता रहा, आपने भी देखा, हमने भी देखा, उसमें शेलिंग हमने देखी होती हुई, और बड़ी तादाद में वैसे हमें कारकुनान दिखाई दिए अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो थे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब इससे पहले कि वो पहुंचते पिंडी, उन्होंने बुरहान इंटरचेंज से पेशावर वापसी का सफ़र पकड़ लिया, और ये सुनने में आया है कि कारकुनान वापस नहीं जाना चाहते थे। तो क्या मिला आपके ख्याल में इस एहतजाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और खुसूसन इमरान खान साहब को पिंडी में? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, ये तो है नहीं कि उनको पता नहीं था कि ये होगा, सबको पता था कि यहाँ तक जाएंगे, आगे से वो रोकेंगे, ये होगा, फिर हम वापस आ जाएंगे। लाहौर का भी उन्होंने देख ही लिया था जी। तो मेरा ख्याल है कि ये काम करते चले जाओ। अच्छा, ये इस गवर्नमेंट को स्टेबल ना होने दो। इस गवर्नमेंट को कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं वो कहें चूड़ियाँ बढ़ते रहो, वो इसलिए कि किसी न किसी स्टेज पे कोई हादसा हो जाएगा। अच्छा, आज फॉर एग्जांपल अफवाहें शुरू हो गई, पीटीआई वालों ने शुरू कर दी कि जी फायरिंग हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया। हालांकि कोई ऐसी एविडेंस नहीं है किसी चीज़ की। मगर देखिए, जब इस किस्म की सिचुएशन हो जहाँ लोग चार्ज हों और टेयर गैसिंग हो रही हो और एक ठा हो जाए, तो पता नहीं चलता ना कहाँ से ठा हुई है। और अगर किसी ने मिसचिफ क्रिएट करनी है और ठा करना है, और किसी पुलिस इंजर हो जाती है, तो वो तो फिर ऑल्दो दे वर टोल्ड नॉट टू कैरी आर्म्स, मगर फिर कोई ना कोई तो अफसरों के पास तो हथियार होते हैं ना। हाँ जी। इवन दो रैंक फाइल के पास नहीं होते। तो यू नो दीज थिंग्स कैन गेट आउट ऑफ हैंड। खान की ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं कोई हादसा हो जाए, आवाम के ऊपर फायरिंग हो जाए, बंदे मार जान, एक नया ड्रामा हो जाए। अच्छा। तो जब तक ये काम चलता रहेगा, 2000 बंदा भी आ गया, 3000 बंदा भी आ गया, कोई लाहौर में आया, कोई पिंडी में आया, कोई मरी में आ गया, कोई आज़ाद कश्मीर में आ गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाशें ना आ जाए। वो लाशें ढूंढ रहा है। अच्छा, वो चाह रहा है कि किसी तरीके से ये हो। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इस वक्त एक और पूरी रूमर्स चल रहे हैं, अभी रूमर्स हैं, वो ये कि जी ये देखें ना, ये गवर्नमेंट नाकाम हो गई कंट्रोल करने में। जजेस को भी कंट्रोल नहीं कर सकी, और इधर इमरान खान को भी कंट्रोल नहीं कर सकी। तो ये तो नाकाम हुकूमत है। किसी और इस हुकूमत को चेंज करके कोई और लाया जाए जो कि तकड़ा है, सही तरीके से इमरान को भी टैकल करे, जजेस को भी टैकल करे,
और ये सारा जो बोझ है खुद अपने ऊपर ले, हमें हमारे ऊपर क्यों ये आ रही बात। जैसे माजी में पंजाब में ऐसे हुआ ना, ऐसे ही पीटीआई हुआ। को भी कंट्रोल किया गया और उससे में तो अदालत की भी नहीं मानी गई थी। नहीं मानी गई जी। तो अब यहाँ इस किस्म की बातें वहाँ होनी शुरू हो गई हैं कि यार ये लोग हैंडल नहीं कर रहे, ये हम बदनाम हो रहे हैं। ये अपने लगे हुए इधर उधर अपने काम करने में, और ये भी IMF और ये सारा कुछ जो है ये तो हमने करवाया है जी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो काम खराब कर दिया था। हमने अपना बंदा लेके आए हैं और उसने फिर जाके किया है, और SIFC ने किया है और मैंने किया है। जी जी। अब मैंने वाली बात भी आप डिस्कस कर लेते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्रेडिट कौन ले रहा है और कौन नहीं ले रहा जो कामयाबी हुई है। जी जी बिल्कुल। वो भी अगले दौर से बात कर लेते हैं उसकी। हाँ, सब तो अब बात ये है कि तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं साथ साथ कि क्या ये गवर्नमेंट रहेगी कि नहीं। कल भी आपने पूछा था, मैंने कहा रहेगी, मगर मैंने आपको बताया था कि मसले क्या हैं, और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास ना कर सके तो फिर इल्ज़ाम भी लगेगा आप तो मौलाना को भी नहीं साथ लेके चल सके। तो उससे बेहतर है हम ऐसे लोग ले आएँ जो ये सारा काम कर लेंगे, तो आपकी क्या ज़रूरत है। ठीक है ना। तो ये मेरा ख्याल है इस किस्म की बातें शुरू हो गई हैं, और इमरान खान की स्ट्रेटजी बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे अब जाके समझ आ रही है कि इसका एक और पहलू भी है जिसको मैंने पहले कंसिडर नहीं किया। पहले मेरी कंसिडरेशन ये थी कि वो चाहते हैं कि बदनामी तो सारी खैर हो फौज की, मगर उनके अंदर भी कोई बेचैनी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। अब उनको समझ आ गई खान साहब को कि अंदर से कुछ नहीं होना। अच्छा, पक्के नहीं हो, डिसिप्लिन इज सॉलिड एंड कोई ऐसी बात नहीं है, एंड द चीफ हैज गॉट हिज स्ट्रांग हैंड, ही इज सॉलिड। अब खान साहब ने सोचा फिर उनकी करिए। अब उन्होंने सोचा कि डेड बॉडीज अप्रोच। अच्छा, पहले ये था ना कि वो अटैक करो इंस्टीट्यूशंस और वहाँ बेचैनी क्रिएट करो और रिटायर्ड लोगों को साथ लेके चलो। अब वो स्ट्रेटजी छोड़ दी, लगता है कि वो नहीं हो सकता कामयाब, अंदर से कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब ये है कि चलो फिर एक गवर्नमेंट गिराओ। क्यों गवर्नमेंट गिराएंगे तो किसको लाएंगे, प्रॉब्लम बन जाएगी ना। इट्स नॉट इजी। तो एक तरफ जैसे इजराइल इज ट्राइंग टू प्रोवोक ईरान, मैं समझता हूँ कि खान साहब इज ट्राइंग टू प्रोवोक कि आप टेक ओवर करें, आ जाओ। वो एटीट्यूड ये कि जी असी तो ऑलरेडी वी आर अंडर फायर, मैं तो जेल में हूँ, जी जी, मेरे साथ क्या हो सकता है। और ठीक है ना, जो वो तो अभी करना चाहे तो कर सकते हैं। तो अभी सबसे बड़ा नुकसान तो इनका होगा, मईशत भी बह जाएगी एक दफ़ा, फिर दुनिया भी पीछे हट जाएगी। ठीक, they'll get into trouble, then they won't be able to manage anything। और नून लीग भी एलिनेट हो जाएगी जी, फिर वो भी साथ नहीं देगी। तो ये फिर आइसोलेट हो जाएंगे। तो इनका ख्याल है कि ये डंडे के साथ काम कर लेंगे, डंडे के साथ काम नहीं होना, मईशत तो बह जानी, डंडे नाल मईशत नहीं चलती। तो खान साहब की मुझे ऐसे लगता है कि ही इज ट्राइंग कि अगर वहाँ नहीं कुछ हो सका, अंदर नहीं गड़बड़ करा सका, तो वो चाह रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, इसको तोड़ा जाए। लॉ एंड ऑर्डर के जरिए, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करके इनकी नाकामी शो करके, अच्छा, और अमेंडमेंट रोक के और ये कर के और इनको निकाला जाए। तो फिर क्या करेंगे, ये खुद आएंगे या कोई और किसी को लेके आएंगे। किसी और को लेके आएंगे तो वो तो फिर वो भी नहीं चलेगा ना, बिकॉज इस वक्त एक पार्टनर है जो जैसे भी है, वोट तो पड़ा ना, फिर भी सीटें शायद उतनी ना मिली हों मगर वोट तो है ना इनका। तो अब पीछे कौन रह गए, पीपल्स पार्टी रह गई। पीपल्स पार्टी किसके साथ मिलकर हुकूमत करेगी, PTI के साथ। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब की स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज हो गई है। अच्छा, वो अब चाह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की छुट्टी कराओ और उनके लिए एक नया ट्रैप हो जाए। ठीक, यानी जलसों से एहतजाज की तरफ इसलिए आए हैं गवर्नमेंट को। अब वो चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस करती है, हाँ, पुलिस को स्पॉट पे ले आए, पुलिस गड़बड़ करे, ठाठू हो जाए, हाँ, बंदे मार जाए, लाशा आ जाए, हाँ, शोर पै गया। तो अब डायरेक्ट आना जो है ना, आने को तो एक टेक्स 5 मिनट्स। जी, ठीक है। तो इमरान खान साहब की इसके पीछे ये चाल है, लेकिन एक चीज़ ये कि इमरान खान साहब के बगैर जलसे ये एहतजाज कैसे देखते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब भी अब क्राउड पुलर है, कोई और फेस नहीं है। क्राउड पुलर क्या, आप देखिए वो उसका ना लाहौर आने का इरादा था सर, ये था कि यहाँ बार बार निकले और टीयर गैसिंग शुरू हो जाए। हाँ, हुई ना, हाँ, यहाँ भी वही हुआ ना। हाँ, वो तो वापस चला गया, पहुंचे ही नहीं पिंडी। हाँ, नहीं पहुंचे। तो वो यही उसकी स्ट्रेटजी है कि इमरान की, हाँ, कि चीफ मिनिस्टर को बचा के रखना है। ठीक, तू ना उधर जाना तो गिरफ्तार कर लेंगे, तो अपनी प्रोविंस हिच रहा है। अच्छा, ठीक, हाँ, आओ जाओ निकलो और शोर शराबा पाओ, हाँ, लोगों को निकालो और कोशिश करो कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा।
लेकिन हर जगह अली अमीन गंडापुर साहब का ही फेस, वही पोस्टर बोए हैं क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और कोई नहीं है। काना पहुंचते हैं, बेशक नहीं करते जलसा, लेकिन पहुंचते तो हैं और नारे शारे मारते हैं। इस इमरान खान साहब के बगैर तो फिर पार्टी कुछ नहीं, पार्टी नहीं है ना। अच्छा, तो फिर अब फ्यूचर क्या है? ये बार बार नाकाम। बैरिस्टर साहब तो नहीं, बैरिस्टर गौहर वो इस तरह शोला बयां भी नहीं है जिस तरह अली अमीन गंडापुर है। नो, तो एक ही लीडर है इनके पास, और उसके एब्सेंस में गंडापुर साहब को उन्होंने कहा कि तू शोर शराबा कर, और वो बातें करते हैं ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद भाग जाते हैं। अच्छा, ये एक तरह से कारकुन बदजन भी हो रहे हैं, इससे आपको नहीं लगता कि इस तरह की कॉल देने से और एक तफरीक का एलिमेंट सामने आने से पार्टी कमजोर होगी? बात यह है कि ही हैज दिस केपी गवर्नमेंट जी, केपी गवर्नमेंट बहुत रिसोर्सेज होते हैं, पार्टी पावर में है, 8-10 हज़ार बंदा निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। और 2-3 हज़ार बंदे को भेज देना पिंडी शिंडी, नॉट अ प्रॉब्लम। MNAs MPs को ले आओ जी, 2-2 बसां फाड़ ले आओ, अच्छा, ठीक है जी, तो 100 बसां तो वैसे ही हो जाती हैं। 100 बसां का मतलब 5,000 बंदा, 5,000 बंदा लगता है 20,000। अच्छा तो अगर वो शोर शराबा में आ जाए और टेयर गैसिंग हो जाए और गाड़ियाँ टूटनी शुरू हो जाएं, तो देन यू कैन इमेजिन एनीथिंग कैन हैपन। ये होती है वो ओकेजन्स जहाँ कुछ भी हो सकता है, और कोशिश इनकी है कि कुछ हो जाए, गलती दूसरी साइड से हो तो हो जाए कुछ। ठीक है, और इसके लिए प्रोवोक किया जाता है बार बार। अब की बार जो ऐलान किया गया वो अब आएंगे तो फिर अडियाला ही जाएंगे, अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं। बातें करते हैं हाँ, ऐसी बातें जो पसंद आती हैं। हाँ, अब वो करेंगे कि जी हम अडियाला जा रहे हैं, फिर लोग शुरू हो जाएंगे, अच्छा जी अडियाला जा रहे हैं, ठीक है जी। तो वो अडियाला से 2 मील दूर रोकने की कोशिश करेंगे, फिर वहाँ टीयर गैसिंग होगी। मगर एवरी टाइम ये बाहर निकलेंगे ना तो इनके 1-2 हज़ार लोग कम हो जाएंगे, क्योंकि वो पिछली बार का अंजाम देख चुके हैं। और हर दफ़ा इस दफ़ा आपने देखा कि गवर्नमेंट ने गिरफ्तार करके छोड़ दिए लोग, उन्हें पता था कि ये कोई खास आगे नहीं बढ़ेंगे। ये तो गौर को भी किया और राजा को भी किया, तो छोड़ भी दिया। जी ऐसा ही है। और अब ये इत्तलात है कि बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आला को कहा था कि हमने एहतजाज ख़त्म कर दिया है 7 बजे के करीब। तो ये चल रहा है पार्टी मामलात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात, और अब इसके बाद क्या स्ट्रेटजी होती है ये अगली गुफ्तगू में पता चलेगा जो अडियाला जेल में होगी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कल IMF पैकेज की जो पहली किस्त रिलीज़ हुई, उसके बाद जैसे आपने कहा कि रिलीफ का एक साइन तो है इस हुकूमत के लिए भी और किसी हद तक हमारी मईशत के लिए भी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लंदन में, उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इसका क्रेडिट आर्मी चीफ़ को दिया कि उन्होंने इसमें बहुत किरदार अदा किया IMF डील में। फिर आर्मी चीफ़ की जो ताजिरों के साथ मुलाकात हुई है उसमें बहुत से मामलात पर गुफ्तगू की है उन्होंने। इससे पहले जनरल बाजवा भी मुलाकात करते थे, काफ़ी लंबी मुलाकातें होती थी, उसमें यकीन दिलाया जाता था ताजिरों को। लेकिन अब आर्मी चीफ़ की जो मुलाकात में मुख्तलिफ नकात रिपोर्ट हुए हैं वो ये कि उन्होंने ये कहा है कि ताजिर जो हैं वो SIFC के साथ मिलकर काम करें। और जो एक और मामला है वो है सूबों का मामला, कि सिपा सालार ये चाहते हैं कि सूबों के हवाले से आवाम को कन्विंस किया जाए और इस हवाले से जो सियासतदान है वो आगाही क्रिएट करें। आप क्या समझते हैं कि इस मुलाकात का ताजिरों के साथ इसकी डायमेंशंस क्या हैं? देखिए, एक तरफ तो बिल्कुल वही एजेंडा है जैसे बाजवा साहब का था जी, कि ताजरों को जाके कहा जाए कि हमें सपोर्ट करें, इन्वेस्टमेंट ना, बाहर पैसा ना लेके जाएं, इन्वेस्टमेंट करें। जी, दूसरा एक नया एडिशन हो गई इस दफ़ा, जिक्र आया है अपेरेंटली, जिक्र ये आया कि जी ये मुल्क जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली मुश्किल हो गया है, और जैसे इंडिया में उन्होंने सूबे जो हैं वो टेरिटोरियली भी और अमेलगमेशन भी वहाँ तब्दीली होती रही है और कंटिन्यू कर रही है, और अब 29 स्टेट्स हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज़ हैं एंड सो ऑन। तो ये इट्स नॉट अ बिग डील कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नए बना लिए जाएं। अच्छा, तो ये बात कैसे क्यों आई सामने, क्यों ये जिक्र आया इसका? मेरा ख्याल है किसी ने सवाल तो पूछा नहीं होगा, ये तो खुद अपनी तरफ से किसी सिलसिले में, किसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की होगी, मुझे पता नहीं है क्या बात हुई एग्जैक्टली। बिजनेसमैन है अकील करीम डेडी साहब, उन्होंने समा TV से ही बात करते हुए ये कहा है कि सूबों की अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए नए हिस्से बनाए जा सकते हैं। सिंध अपनी जगह पर रहेगा लेकिन उसके साथ नॉर्दर्न, सदर्न, वेस्टर्न अटैच हो जाएंगे। पंजाब में भी 6 हिस्से बनाने की तजवीज़ दी गई है, और ये कहा है आर्मी चीफ़ ने कि अगर सूबे इस तरह से ना बने तो मसाइल आते रहेंगे। तो ताजिरों ने आर्मी चीफ़ की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। ताजिर तो हमेशा इस किस्म की तजवीज़ों से इत्तफाक करते हैं, उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि ऐसी पैसे बनाते जाइए, अच्छा, और टैक्स ना दिए और कारोबार वैसे ही चले।
और जब भी उनको कोई मिलने जाता है, फाइनेंस का मिनिस्टर हो या आर्मी चीफ हो, वो सारी बात सुन के तालियां बजा देते हैं और फिर ये कहते हैं हमारे लिए ये करें, हमारे लिए ये करें, हमारे लिए ये करें। अच्छा। वो अपने डिमांड्स जो है वो आगे कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ भी ऐसी सिचुएशन है। अकील रेड्डी साहब इज सपोज टू बी वेरी क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट, तो जाहिर है कि उनकी तरफ से वजाहत आई है, बाकी तो किसी ने नहीं इस किस्म की बात की। तो ये एक चढ़े आप समझे कि एक ये फुलझड़ी सी है, फेंकी गई है कि देखें रिएक्शन क्या आता है। बिकॉज अगर कोई रिएक्शन ज़्यादा आया तो वो सिंध से आएगा। अच्छा। बिकॉज सिंध जो है ना, वहाँ पीपल्स पार्टी कभी भी इस किस्म की सिचुएशन नहीं होने देगी। वो यही चाहेगी कि सारे का सारा सिंध जो है उसकी नेशनलिज्म जो है जिसके ऊपर वो बरकरार है वो रहे। वो तो कराची को नहीं हिस्सा देते, हालांकि कराची अगर कोई यूनिट बनता है तो कराची बनता है, मगर उधर भी नहीं जाने देते किसको। तो बाकी सिंध में वो कैसे उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव का तो इशू नहीं है, वहाँ तो ऑलरेडी डिविजन्स हैं और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो है। और अगर ये मसले हल करने हैं तो लोकल गवर्नमेंट इज़ द आंसर। अच्छा। तो वो लोकल गवर्नमेंट तो कहीं भी ना पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है ना नून लीग सपोर्ट कर रही है। तो अगर कोई, और हमेशा फौजी फॉर्मूले जो होते हैं वो यही होते हैं कि नए पॉलिटिशियंस बनाए जाएं। इस तरह ये 4-5 पार्टियां, 4-5 लोग यही ना सारा कुछ रखें, नए पॉलिटिशियंस बना, क्योंकि और नए पॉलिटिशियंस अगेन प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वो अगर ज़्यादा यूनिट्स हो जाएंगे, 12 स्टेट्स बन जाएंगी। अच्छा। तो फिर 12 में से कम 8-10 तो प्रोजेक्ट्स होंगे ना, तो काबू पा लिया जाएगा। तो ये हमेशा इसी किस्म की सोच होती है, ये पुरानी चीज़ें निकाल के तो उसको दोहराते हैं। अच्छा, अब मैं एक बात आपसे करूं, इन प्रिंसिपल मेरा ख्याल है कम से कम 20 साल पहले मैंने एक इदारिया लिखा था जिससे मैंने कहा था कि कोई हर्ज नहीं है कि यहाँ 12 प्रोविंसेस हों। अच्छा। और शायद बेहतर हो जाए अगर लोकल गवर्नमेंट तकड़ी हो जाए और 12 प्रोविंसेस हो जाए, तो शायद ये मैनेजेबल हो जाए सारा कुछ पाकिस्तान का जो सिलसिला है। अच्छा। ये जो 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स और फिर ये सब नेशनलिज्म्स जो बढ़ रही हैं, मे बी इट्स बेटर कि आप डिवॉल्व कर दें पावर। ओके। बिकॉज अभी ये होता है आशा के प्रोविंस वाइज प्रोविंस पैसे देती नहीं लोकल गवर्नमेंट के लिए, वो कहती है हम ही रखेंगे। एमपीएस जो है वो सारा कुछ रखना चाहते हैं और नीचे देना नहीं चाहते कुछ, और इसीलिए लोकल गवर्नमेंट नहीं चलने देते, क्योंकि वो इख्तियार भी देने पड़ते हैं, पैसे भी देने पड़ते हैं। तो ये सिलसिला वैसे भी ये इतना अच्छा सिलसिला नहीं है। मगर जब ये फौज की तरफ से ऐसा सजेशन आता है तो फिर जैसे ना लोगों के टेने खड़े हो जाते हैं। अगर ये खुद बैठ के ये फैसला कर लें सियासतदान कि हमने ये एक नया कंसेंसस क्रिएट करना है, नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना है, हम डिवोल्यूशन करनी है, तो ये बिल्कुल हो सकता है और कोई इशू नहीं बनना चाहिए। अच्छा। मैं समझता हूँ इन प्रिंसिपल इट्स अ गुड आइडिया। अच्छा। मगर बात यह है कि जब फौज करती है ये आइडिया प्रपोज, तो सियासतदान ये समझते हैं क्योंकि हम ज़्यादा इफेक्ट होंगे जो बैठे हुए हैं इस वक्त कुर्सियों पे, और ये नए लोग आ जाएंगे और ये नए लोग इनके होंगे और हमारे नहीं होंगे, तो हमारी हम कहाँ जाएंगे, इसलिए ये अपोज करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये आइडिया एक ऐसी हुकूमत से आता, अभी पीपल्स पार्टी अगर ये ऐसा आइडिया प्रमोट करे तो मैं समझता हूँ मुश्किल हो जाएगा उसको रेजिस्ट करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो पीपल्स पार्टी होगी इससे। पंजाब का तो इतना भी इशू नहीं है, वो तो सदर्न पंजाब और 3 पंजाब के तो वैसे ही हिस्से हुए हैं और वो पहले से ही बात चल रही है। जी, वो इमरान खान साहब जब आ रहे थे, आना चाहते तो जनूबी पंजाब सूबा महाज, आपको पता है वो तहरीक बड़ा जोर पकड़ी थी, फिर बैठ गई। खान साहब को पॉलिटिक्स नहीं करनी आती थी ना, और वो फिर वो फंस गए ना, ये सारा जो 2 साल के बाद तो वो फंसने शुरू हो गए ना। वो जो सारा इनिशिएटिव था जब ये इन्होंने बंदे पंजाब से लिए, सदर्न पंजाब से, तो जहांगीर तरीन एंड कंपनी एंड ऑल इन लोगों को तो ये वादा किया था ना कि आपको एक थोड़ी सी मिल जाएगी वहाँ, पर जब वो पहुँच जाते हैं तो फिर देते नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से ये तजवीज़ आती तो इसमें ज़्यादा वजन होना था, बनस्बत इसके कि चीफ की तरफ से आई है तो ऑलरेडी सियासतदान जो हैं वो सस्पिशियस हैं, दे विल गेट मोर सस्पिशियस, बट इन प्रिंसिपल हैविंग मोर प्रोविंसेस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। अच्छा। एडमिनिस्ट्रेटिवली along with local government, federal government should only be looking at foreign policy and economic policy.
ठीक। बाकी सब कुछ प्रोमिसेस के पास होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि प्रोमिसेस जो हैं वो उनमें ऐसी नेशनलिज्म उभरे कि वो आपकी रियासत का जो ढांचा है इस मुल्क का फेडरल उसको मुतासिर करे। एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ यू डिवॉल्व पावर इन सच अ वे दैट लॉट्स ऑफ लिटिल वेस्टेड इंटरेस्ट आर क्रिएटेड, और डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छी बात है वो। जी ठीक है, चलें, ये आइडिया तो हो गया क्लियर। उन्होंने मुलाकात में ये भी कहा कि प्रॉब्लम्स जो ताजिर बरादरी की हैं वो हम प्रायोरिटी पे हल करेंगे। एक साल पहले ये कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है, आपने उम्मीद नहीं छोड़नी। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी। ये मायूसी पैदा करने वाले अनासर कौन? नहीं, देखिए, मायूसी तो थी ना, बाजवा साहब भी यही कहते थे कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप मायूस ना हो, हेल्प अस, सपोर्ट अस, 6 महीने मुस्बत रिपोर्टिंग करें। हाँ, ये कहा था। तो नहीं हुआ ना, बिकॉज जो पॉलिटिक्स थी वो बड़ी ठीक नहीं थी। बाजवा साहब ने जो पॉलिटिक्स खेली वो ठीक नहीं थी, रिजल्ट इंस्टेबिलिटी रही जी। खान ना IMF के साथ जा सका ना उनके बगैर, और फिर ये सब कुछ ही रुक गया। अच्छा, अब ये है कि इस वक्त की सिचुएशन ये है कि मैसेज तो वही है कि मैं आप साल पहले यही मैसेज थी इनकी कि आप रहें, फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मीटिंग हुई थी, मगर हाँ। अब वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं मैंने क्या कहा था, हमने करके दिखाया ना, करके दिखाया। हाँ। IMF आ गई है ना, इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हैं ना, ग्रोथ बढ़ रही है ना, इन्फ्लेशन गिर गई है ना, और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेहतर हो गया ना, डेट रीशेड्यूलिंग हो गई है ना, हमने कहा था ना कि हम कर लेंगे। तो अब जो है ही इज ऑन अ स्ट्रांग विकेट। इन्होंने फास्ट बॉलिंग करके आउट भी कर दिए हैं और अब बैटिंग की तरफ आ गए। अब वो सोच रहे हैं कि मैं कोई लंबी कोई सेंचुरी बनाऊं। कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस आ गया। तो अब वो मुस्कुरा के कहते हैं मैंने की क्या सी तुहानू, ठीक, तो उन्होंने आया कि मेरे नाल चलो। आई थिंक ही इज फीलिंग कॉन्फिडेंट, and I think that's what's worrying PTI and many others, कि अगर ये कॉन्फिडेंस आगे जाके इकोनॉमी 4-5 में पहुंच गई तो फिर साडा की होएगा। और इसीलिए शहबाज साहब ने ये कह दिया कि इसमें मेजर एफर्ट जो है वो आर्मी चीफ लंदन में उन्होंने, और वो बाय द वे वो मेजर एफर्ट इज एक ऐसे शख्स को लाना जिसने नेगोशिएट सही तरीके से किया है विद द IMF। ये नहीं कि क्रेडिट गोज टू हिम, और इन्होंने ढूंढा, इन्होंने तो लगाए हुए थे अपने जॉनीज, आपको पता ही वो फेल कर गए। अब नाम नहीं लेंगे नहीं, अभी भी लगे हुए हैं लेकिन कहीं और, प्लीज ठीक है, कोई नाम नहीं लेने इनके जॉनीज के। तो मगर और दूसरी बात ये कि ये जो सऊदी अरेबिया, UAE सब आए हैं, ये तो जाहिर है आर्मी चीफ की तरफ से उनकी, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ ऐसी एग्रीमेंट्स या कंसेशंस हुई हैं एक दूसरे के लिए, वो पक्की जगह से होती हैं, वो पक्की जगह से होती है, और कॉन्फिडेंस भी उनका इनमें है, इनका उनमें है। और ये तारीखी एक रिलेशनशिप है बाय द वे, जो कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता, बट देयर इज अ लॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड द किंगडम्स, बिल्कुल सब है, सिक्योरिटी नेक्सस एक है जी, एंड वो MBS भी उसको रखना चाहता है। तो आई थिंक इन ऑल फेयरनेस क्रेडिट मस्ट बी गिवन वेयर इट इज ड्यू। ठीक है, बस इस जुमले के साथ कहने की गुंजाइश बाकी नहीं है। इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक।